सो हाय गाइस, एक्चुअली मैं अभी अपना इस पूरा जो सीरीज है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि मैं आईसीएसई सीबीएसई दोनों स्कूल दोनों बोर्ड्स के लिए क्लास 10 के सिलेबस को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो शायद मैं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, और इसके लिए अगर आप ये चाहते हो तो कि वाकई मैं भी रेगुलर रहूँ तो थोड़ा सा मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रमोट करें। ठीक है, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं, ना सिर्फ इन साइंस के सब्जेक्ट्स में बल्कि एसएसटीज के सब्जेक्ट्स में भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि बेहतर सब्जेक्ट और बेहतर कंटेंट ला सकूं, बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में। ठीक है, इसके लिए आपको मेरा सपोर्ट देना होगा। खैर, अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक, पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में, एसिड का डेफिनेशन, आयोनिक डेफिनेशन। बहुत जरूरी हो जाता है आज के लैंग्वेज में आयोनिक डेफिनेशन, है ना। आयोनिक डेफिनेशन क्या कहता है, क्योंकि जो डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ा था 7-8 में, मतलब बचपन उन क्लासेस में पढ़ा था कि सौर होता है वो ठीक है, लेकिन वाकई आप उसको हर एसिड को, हर चीज को जी पे रख के टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए आयोनिक डेफिनेशन समझना जरूरी है। और इस आयोनिक डेफिनेशन को सबसे पहले कौन डिफाइन किया था? दो साइंटिस्ट केमिस्ट थे। ठीक है, एक फ्रेंच थे जिनका नाम क्या था? एंटोine लेवोइजियर, है ना, एंटोine डे लेवोइजियर। और दूसरा क्या थे? हम्फ्री डेवी, जो कहां के थे? इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड के, है ना। ठीक है, तो जो लेवोइजियर थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय के वो साइंटिस्ट हैं वहां पे, और उन्होंने वो साइंस रिवॉल्यूशन शुरू किया था फ्रांस में। ठीक है, तो आयोनिक डेफिनेशन, आयोनिक डेफिनेशन एसिड का क्या कहता है आपको याद होना चाहिए। आयोनिक डेफिनेशन कहता है कि वो कंपाउंड्स, है ना, जिसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होता है और वो जब वाटर में डिसॉल्व हो, ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन पैदा करे। इसको भी हम मेरे पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। जो हाइड्रोनियम आयन पैदा करे, जो वाकई हाइड्रोनियम आयन नहीं होता, वो क्या होता है? एच आयन होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एन एग्जांपल एक एसिड ले लेते हैं HCl, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर क्या करता है ना, यहां पे थोड़ा सा समझना जरूरी है। वाटर क्या करता है कि वाटर इस HCl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमजोर कर देता है। अब सवाल जरूर है कि कमजोर क्यों करता है? क्योंकि वाटर एक बहुत खास तरह का मॉलिक्यूल है। इसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो कि किसी भी मटेरियल के मुकाबले सबसे ज्यादा है बच्चा। किसी भी मटेरियल के मुकाबले, किसी और कंपाउंड के मुकाबले काफी ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ये जो कटायन है, ये जो अनायंस है, उनके बीच में ये जाके घुस जाता है और उन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है, जिसके कारण ये आयंस में टूट जाएंगे। कौन से? क्योंकि ये बना ही था हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन से। कौन टूट गया? ये टूट गया, है ना। HCl टूट गया हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में, कटायन में और अनायन में। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले नहीं रहता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? खाली, है ना। ये एक तो प्रोटॉन हो गया एक तरह का, ये हाइड्रोजन कुछ और नहीं बल्कि क्या है? प्रोटॉन है। क्यों प्रोटॉन है? क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, बचा क्या? एक प्रोटॉन, है ना। तो एक तरह का प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन हाइड्रोजन क्या करता है? इस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। और कैसे रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, पिछले वीडियोस में, आप पूरा वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये बना लेता है क्या? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। इस हाइड्रोनियम आयन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होता है, ये भी सही है। और इसको सिंपल वे में अगर हमको कहना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, H+। इसको भी समझा जाता है, हाइड्रोनियम आयन ही समझा जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया ना एसिड का आयोनिक डेफिनेशन, कि सच कंपाउंड्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड which when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ion are called acids। है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके आधार पे हम एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था
ये डेफिनेशन किसने दिया था? लेवोइजियर, एंटोine डे लेवोइजियर ने, लॉरिएट लेवोइजियर पूरा नाम है, और हम्फ्री डेवी, ठीक है, हम्फ्री डेवी 17th 18th सेंचुरी के आसपास के साइंटिस्ट थे, 18th सेंचुरी के, ठीक है। ये क्लियर है। एसिड के बाद में हमने बात किया था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और फिर हम चले थे क्लासिफिकेशन। तो ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है वो भी आपको बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की एसिड्स कितने तरह के होते हैं, उसके आधार पे जो हमने कल पढ़ा था, रिकॉल अगर देखेंगे पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में, तो रिकॉल हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। फिर पढ़ा था ये किसके आधार पे, डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस, की कहां से वो प्राप्त होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था डिपेंडिंग ऑन क्या, बेसिसिटी। बेसिसिटी के आधार पे कितने थे, हमने पढ़ा था मोनोबेसिक और डाइबेसिक, मोनोबेसिक और डाइबेसिक, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे तीसरा इसका, ट्राइबेसिक। क्या पढ़ेंगे, ट्राइबेसिक, ठीक है। हमने मोनोबेसिक के बारे में पढ़ाया था। मोनोबेसिक का मतलब क्या, मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स का मतलब, जैसे एग्जांपल्स क्या है, हम यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं, जैसे HCl है ना, HNO3 है, और क्या है, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडिक एसिड भी है, ठीक है, आयोडाइड एसिड भी है, मतलब हम कह सकते हैं आयोडीन का एसिड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मोनोबेसिक एसिड्स हैं। मोनोबेसिक एसिड्स क्यों हैं, क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एक है। कितना है, एक है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एक और। ये सब तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, ये भी क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तब तक आप ये उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मन करे तो, ठीक है। मिटाए बच्चा लोग, मिटाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना है। आयोनिक डेफिनेशन आपको याद रखना है। आपने नहीं सुना तो याद रखिए, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कीजिए। और आज हम पढ़ेंगे मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक एसिड को थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफाइन करना जरूरी है। और मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड को डिफाइन करने से पहले जरूरी है, क्या जरूरी है, बेसिसिटी को डिफाइन करना। क्या है, बेसिसिटी को डिफाइन करना। बेसिसिटी क्या है, हाँ, जैसे मोनोबेसिक, डाइबेसिक, तो हर एसिड का एक अपना बेसिसिटी है ना। तो बेसिसिटी का मतलब क्या है, वही तो समझना है। बेसिसिटी का मतलब है कि कोई एसिड, है ना, कोई एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने अपने एक मॉलिक्यूल के लिए वो कितने हाइड्रोनियम आयन पैदा कर सकता है, कितना एलिजिबल है, कितना पैदा कर सकता है, उसी को कहते हैं उसका बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी लिख सकते हैं आप लोग, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कैन बी defined as the number of hydronium ion या ions हैं that it can produce for its each molecule, when, कब,
व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, क्लियर है ना। तो बेसिसिटी मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या अगर इसको और बेहतर कर सकते हैं डेफिनेशन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, या आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल, ये क्या है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, क्या है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। इस डेफिनेशन को भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और बेहतर हो सकता है कि आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, जितने भी उसमें से आयोनाइजेबल हाइड्रोजन टूटेंगे, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसी के लिए जो टीचर्स कोई कोई है जो रटाता है, कुछ करता है, आप 10th में आ गए तो रटने की जरूरत तो नहीं है, तो इनको आप खुद से लिखें, है ना, यही कोशिश होना चाहिए आपका आपसे। ठीक है, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा। इसी के लिए फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं, जैसे कि HCl, तो अगर HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कितना हाइड्रोनियम आयन पैदा करेगा, एक। और पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये जब एसिड से रिएक्ट करता है, अच्छा इसको बाद में थोड़ा सा करते हैं, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एक CH3COOH, ये क्या है बाबू, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। कहां पाया जाता है, विनेगर में। कहां, एसिटिक एसिड कहां है, पाया जाता है विनेगर में। आपके मन में ख्याल आ रहे होगे ना, सर इसमें तो 4 हाइड्रोजन है, तो एक कैसे बनेगा। अब देखिए, होता यह है कि ये जो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो इस कार्बन से लिंक्ड है ना, बॉन्डेड है, तो इसको रिप्लेस नहीं करता है कोई और दूसरा जो बेस आएगा या कोई वाटर आएगा। ठीक है, पहले किसको करता है, इसको। तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इसमें कितने होंगे, एक ही होगा। और इसी के लिए जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, है ना, और एक क्या बनेगा, CH3। देखो H हट गया और ये H इसके साथ चला गया ना, तो बच गया क्या, COO। इसको क्या पढ़ते हैं पता है बच्चा, एसीटेट आयन। क्या पढ़ते हैं, एसीटेट आयन। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, तो भले ही इसमें हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4 हैं, लेकिन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एक है। इसी के लिए इसका बेसिसिटी कितना हुआ, एक हुआ ना, जो डेफिनेशन को बहुत सार्थक बना रहा है ना, सही बना रहा है ना। ठीक है, क्लियर है, उतारिए आप। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि बेहतर से बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूं। प्लीज, आई नीड योर सपोर्ट। आपसे गुजारिश है कि सपोर्ट मेरे को बरसाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे बच्चा लोग, है ना, मिटा देते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कल की बातों को भी रिकॉल कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये अब खास बात है, मोनोबेसिक एसिड पढ़ लिया, बेसिसिटी पढ़ लिया, है ना, मोनोबेसिक एसिड क्यों किसी को कहते हैं वो समझ में आ गया, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम क्या है वो समझ में आ गया। टॉपिक्स देखिए, सब टॉपिक्स आप अपने दिमाग में बनाइए और अपने कॉपीज में बनाइए। तो चैप्टर तो एकदम हलवा है ना, बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन ठीक है, मैं आपको सब कुछ A to Z इस चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को लास्ट तक देखिए, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियोस को लास्ट तक देखिए। देखिए अब होता क्या है, अभी इनको छोड़ देते हैं, उन्हीं को पहले समझते हैं। मोनोबेसिक एसिड क्यों है, क्योंकि ये एक एसिड है मान लेते हैं, और ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, अब बेस के साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं। तो एसिड प्लस बेस आपने पढ़ा है ना, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो याद रखना है अब ये भी चीजें कि जब मोनोबेसिक एसिड, कौन से एसिड, मोनोबेसिक एसिड्स
मोनोबेसिक एसिड्स मतलब कौन से बेस एसिड्स? वो एसिड जिसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? एक है। वो अपने एक मॉलिक्यूल के लिए कितने हाइड्रोनियम आयन पैदा करता है? एक पैदा करता है जब वाटर में डिसॉल्व होता है ना? तो उनको जब हम बेस से रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है ना? बिल्कुल बनता है बाबू, है ना? सॉल्ट कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? नॉर्मल सॉल्ट होगा। क्यों? है ना? क्योंकि इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? एक है। ठीक है, तो ये सोडियम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसके कारण ये इसको रिप्लेस कर दिया, खुद इस जगह पे जाके बैठ गया NaCl, और ये चला गया इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही HNO3 प्लस NaOH, कोई भी बेस आप ले लीजिए, NaOH, KOH, CaOH होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल टू, कोई भी लीजिए। ठीक है, और रिएक्शंस अच्छे से देखिए, बैलेंस कीजिए। हम शायद सब चीजों में यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। देखिए जैसे क्या बनेगा बच्चा, बताओ? NaNO3 प्लस H2O, सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम था, है ना? तो सॉल्ट जो बना, और ये दोनों सॉल्ट कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। कैसे होंगे? अब गेम आता है डाइबेसिक एसिड का। किसका? डाइबेसिक एसिड का, है ना? तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। डाइबेसिक एसिड है क्या? डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। सच एसिड्स दैट कंटेन टू आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, है ना, आर कॉल्ड डाइबेसिक एसिड्स। या such acids that contain that produces two hydronium ion for each one of its molecule when it is dissolved in water are called dibasic acids। ठीक है, डाइबेसिक एसिड्स क्या है? सच एसिड्स। हमने डेफिनेशन पहले भी लिखवाया है, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, पिछले वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यानी वैसे एसिड जो जब वो वाटर में डिसॉल्व करता है तो अपने एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल कितने हाइड्रोनियम आयन पैदा करता है? 2 हाइड्रोनियम आयन पैदा करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे डाइबेसिक एसिड कौन है बच्चा? H2SO4 है, H2CO3 है। ये सब क्या है? डाइबेसिक एसिड्स हैं। H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरस एसिड है ना? तो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अब देखिए क्या कमाल है। जो मोनोबेसिक एसिड में देखा था, रिवाइंड थोड़ा कीजिएगा। अब देखिए H2SO4 को मान लेते हैं, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा? क्योंकि ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो एक तो टूट जाएगा, तो एक बार में एक ही को तोड़ेगा, और क्या बन जाएगा? H3O, एक इसके साथ चला गया, ये पॉजिटिव आयन, और एक अनायन बनेगा क्या? HSO4। ये क्या है? बाई सल्फेट आयन, अब ये फिर HSO4 जो है वो जब वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोनियम आयन और बना, और सल्फेट आयन। क्या बनेगा? सल्फेट आयन बनेगा, है ना? ठीक है, तो यानी आप समझ रहे हो ना? आप यानी ये वाला जो एसिड है वो अपने एक मॉलिक्यूल के लिए यहां से यहां का जो क्या था? डिस्टेंस था, है ना? मतलब जो कह सकते हैं कि जो मोशन था, रिश्ता बदलना था, वो कितने प्रोसेस में हुआ? 2 स्टेप में हुआ, है ना? कितने स्टेप में हुआ? तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, वो कितने स्टेप्स में होते हैं? 2 स्टेप में होते हैं, है ना? डाइबेसिक, और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं बच्चा, डाइबेसिक एसिड का जो क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, वो कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। और इसी के कारण वो अपने एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पैदा करेगा? जब वाटर में डिसॉल्व होगा 2 पैदा करेगा,
as the only positively charged ion. It has to be kept in mind. ये ध्यान रखना है आपको, है ना? कितने पैदा करेगा? 2 पैदा करेगा। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे आगे, सारे एसिड्स का यही फॉर्मूला है। ठीक है, क्या रहना चाहिए लेकिन उसमें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम रहने चाहिए। और ये जब कोई बेस से रिएक्ट किया, जैसे एग्जांपल आप ले लेते हैं NaOH, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ना? इसको रिएजेंट कहते हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिएजेंट। क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे आगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है केमिस्ट्री में। अगर किसी को डर लगता है केमिस्ट्री से तो वो डर यहां निकाल दीजिए। कहां पे? डिफेंस वाला के पास। ठीक है ना? देखिए, ये जब रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? NaHSO4। क्या बनेगा? NaHSO4। और ये क्या बनेगा? वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। क्लियर है ना? ठीक है, और वाटर क्या है? वाटर। क्यों बना है समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जा रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, वो बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ते हैं इन चीजों का। ठीक है, क्योंकि इनका जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। तो ये NaHSO4 जो है, ठीक है, और वो उस NaOH के साथ भी जो है ना, NaOH है या जो भी है उसमें वो फिर वाटर ये सब है, तो उसे जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, क्या बनेगा? H2O। क्लियर है ना बच्चा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये एक पहला सॉल्ट जो है, देख रहे हो ना, पहला सोडियम बाइसल्फेट। डाइबेसिक एसिड का खासियत है, उसमें आपने पढ़ा था ना कि जो मोनोबेसिक एसिड होता है वो कितने सॉल्ट बनाते हैं? 1 सॉल्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1 है। इसमें चूंकि 2 है तो 2 तरह का सॉल्ट बनाता है। कब? जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ। एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ। कौन से एसिड? डाइबेसिक एसिड। तो सॉल्ट कितने तरह के? 2 तरह का। पहला जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसके कारण जो सॉल्ट बनेगा उसमें देख रहे हो कि आप अभी भी हाइड्रोजन एटम है, और ये इसको फिर वाटर में जब आप डिसॉल्व करेंगे तो एक और हाइड्रोनियम आयन पैदा कर सकता है। करता है? कर क्या सकता है? करता है। ठीक है, और इसी के लिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल अभी भी है एक हाइड्रोनियम आयन का, है ना? और इसी के कारण ये कैसा एसिड होता है? एसिड सॉल्ट होते हैं। कैसे होंगे? एसिड सॉल्ट होंगे। और दूसरा जो सॉल्ट होगा वो नॉर्मल होता है। दूसरा सॉल्ट जो होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है। तो याद रखने, एकदम पिन पॉइंट चीजें रखते चलिए अपने नोट्स बुक में, उतारते चलिए। मोनोबेसिक एसिड कितना सॉल्ट बनाएगा जब बेस से रिएक्ट करेगा? 1। कैसा होगा? नॉर्मल। डाइबेसिक एसिड में हाइड्रोनियम आयन कितना पैदा करेगा अपने एक मॉलिक्यूल के लिए? 2। ठीक है, वो कितने तरह के सॉल्ट बनाएगा जब बेस से रिएक्ट करेगा? 2। पहला कौन होगा? एसिडिक। दूसरा क्या होगा? नॉर्मल। है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ठीक है, आप इनको उतार सकते हैं या छाप सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सारे एसिड, चाहे कार्बोनिक हो चाहे वो कोई और भी एसिड्स हो, आप उसका रिएक्शन तैयार कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है बच्चा? आगे बढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्राइबेसिक एसिड का। क्या है? ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड में एक एग्जांपल है H3PO4। H3PO4 है ना? H3PO4। ठीक है, आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे थे? हाँ,
ठीक है। तो इसका जो एसिडिटी है वो कितना है, एसिडिटी बोल रहे, बेसिसिटी जो है वो कितना है, 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। ठीक है। तो ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, देखिए H2PO4 प्लस हाइड्रोनियम आयन, है ना। फिर H2PO4 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HPO4 प्लस हाइड्रोनियम आयन, है ना। और फिर फाइनली HPO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, PO4 4, है ना, 3 माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो अपने एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन वो कितना पैदा कर सकता है, फास्फोरिक एसिड 3 कर सकता है। इसी के लिए बेसिसिटी कितना है, 3 है। इसी के लिए वो क्या, कौन से एसिड्स कहलाते हैं, ट्राई बेसिक एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्राई बेसिक एसिड्स कहलाते हैं। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़े ना, ठीक है। और इसी तरह से जब ये किसी बेस से रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर तो बनाएगा। लेकिन टोटल कितने तरह के सॉल्ट, 3 सॉल्ट। कितने तरह के, 3 सॉल्ट, जिसमें पहले 2 सॉल्ट क्या होंगे, एसिडिक, और तीसरा क्या होगा, नॉर्मल। तीसरा क्या होगा, नॉर्मल। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। मिटा देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड्स हैं। क्या है, ट्राई बेसिक एसिड्स हैं। अब हम चलते हैं, तो हमने 3, अच्छा एक एग्जांपल है H4SiO4 सिल्किक एसिड। सिल्किक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि इसमें आयोनाइजेबल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो ये कितने तरह के सॉल्ट भी बनाएगा, जब बेस से रिएक्ट करेगा 4 बनाएगा। पहले 3 सॉल्ट क्या होंगे, एसिडिक होंगे, चौथा क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना। समझ में आ रहा है। इसी के लिए इसकी बेसिसिटी कितनी है, 4 है। बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है सिलिकिक एसिड की, 4 है ना बच्चा, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े ना, बढ़िया सर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्या बात करेंगे, कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन के आधार पे एसिड्स कितने तरह के होते हैं। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, माड़ भात सब खाए होगे बचपन में, है ना। माड़ भात जब खाते हैं तो कभी कभी जब जब तसला वाला खाना, भात बोल रहे हैं, तसला वाला चावल जब हम लोग बनाते हैं तसला में, आजकल तो कुकर वाला फैशन आ गया है, लेकिन जब तसला में हम लोग बनाते थे तो उसमें जब पानी डाला जाता था, अधन के लिए हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें पानी अगर ज्यादा डालोगे तो क्या हो जाता था, माड़ जो है थोड़ा सा पतला बनता था, है ना। और जब पानी कम डालते हैं तो माड़ जो है थोड़ा सा गाढ़ा बनता था, तो मजा आता था खाने में, ठीक है। नमक मिर्चा हरा ये वो डाल के मजा आता था, हम लोग भी खाएं, आप लोग खाए हैं, अगर नहीं खाए तो यार क्या बिहारी और क्या यूपी वाले, ठीक है, खाइए एक आध बार, ठीक है। तसला में बना के खाना चावल, ठीक है।